कोमल बहुत ही जिम्मेदार बहू थी, और हो भी क्यों ना, आखिर घर की बड़ी बहू जो थी, जिम्मेदारियां तो आएंगी ही कोमल के कंधों पर। लेकिन हाल फिलहाल में कोमल ने देवर श्याम की शादी की थी और कोमल की देवरानी चमेली गांव से थी। एक दिन हॉल में बैठी कोमल की सास सरला कोमल से कहती है, बहू देख, चमेली भी इस घर में एक सप्ताह से ज्यादा रह चुकी है। आज उसे कह है कि कुछ अच्छा खाना बनाए। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो। चमेली को कहती हूँ आज कुछ अच्छा सा बना ले, मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरी देवरानी खाना कैसा बनाती है। तू अकेले ही पूरा घर संभाल रही थी ना, अब तो तेरी देवरानी आ गई है, अब तेरा भी भार हल्का हो जाएगा। तुम दोनों मिलकर ही घर संभाल लेना अब। जी माँ जी, आप सही कह रही हो। अब मैंने भी आते ही घर थोड़ी ना संभाला था, मुझे भी कुछ समय तो लगा ही था, तो चमेली भी सीख जाएगी और जहाँ उसे दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं तो हूँ ही। हाँ बहू, तुम दोनों ही इस घर की बहुएं हो, दोनों एक दूसरे की मदद करोगे, साथ दोगे तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि अपनी जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर दो। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई। इतना बोलने के बाद ही कोमल अपनी देवरानी चमेली के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी चमेली से कहती है, देवरानी जी, आज आपके शुभ हाथों का खाना खाने का मौका मिलने वाला है हमें। माँ जी ने कहा है कि आज खाना आप बनाओगी। क्यों नहीं जेठानी जी, मैं अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। वैसे मुझे खाना बनाने और खाने का ही शौक है। बहुत अच्छी बात है ये तो फिर चलो कुछ बना दो सबके लिए। चमेली इतना बोलकर किचन में खाना बनाने जाती है और कोमल घर के दूसरे कामों में लग जाती है। और करीब 2 घंटे के बाद जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो सरला अपनी बड़ी बहू कोमल से कहती है, बहू तू भी बैठ जा, चमेली तुझे भी खाना परोस देगी। और चमेली बहू तू 3 प्लेट लगा दे। क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। आज तो मैं अपनी देवरानी के हाथों का खाना खाने वाली हूँ। ससुराल में किसी और के हाथ का खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चमेली, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। जी दीदी, अभी लगाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। वैसे क्या बनाया है तूने आज खाने में? मैंने आज सबके लिए आलू पूरी बनाई है। मेरे मायके में तो सबको मेरे हाथ की आलू पूरी बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने अपने हाथों से इतनी प्यार से तो बनाई है, हमको क्यों अच्छी नहीं लगेगी। बल्कि मैं तो वेट कर रही थी कब से कि कब तुम खाना बनाओगी। अरे अब बातें ही करते रहोगी या कुछ मिलेगा भी खाने को? चमेली अपनी सास और जेठानी दोनों को खाना देती है। जैसे ही कोमल और सरला खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत तीखा लगता है और वो तुरंत पानी मांगते हैं। अरे बहू, कितनी तीखी सब्जी बनाई है तूने? तूने बस क्या मिर्ची ही डाल दी है सब्जी में? हाय, कितनी तीखी है ये, मेरे तो पूरे शरीर में आग लग गई इसे खाकर तो। हाँ माँ जी, हाय, मेरे शरीर में तो आग ही लगी। चमेली जल्दी जाओ, रसोई से शहद लेके आओ। कुछ देर में जब तीखा कम होता है तो सरला कहती है, बहू इतनी मिर्ची कौन डालता है सब्जी में? कोई गलती वलती हो गई है ये तुझसे खाना बनाने में? नहीं माँ जी, गलती से नहीं, बल्कि मैं तो इतना तीखा खाती ही हूँ। मेरे मायके में भी सब लोग इतना ही तीखा खाते हैं। मैंने तो कम ही तीखा बनाया है, ये सोचकर कि आप लोग तीखा नहीं खाते होगे। तुमने बिल्कुल सही ही सोचा था, हम लोग तीखा नहीं खाते हैं। ये तो हमारे लिए जहर ही था। सच में चमेली, आज तो ऐसा लगा कि मौत के दर्शन हो गए हैं। बहू माफ कर दे, हमसे तो ये नहीं खाया जाएगा। 1 चम्मच खाकर तो मैंने जितना पानी पिया है बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ अब अपने कमरे में आराम करने। चमेली काफी ज्यादा तीखा खाना बनाती थी, इसीलिए अब उसे खाना बनाने को कोई नहीं कहता और खाना कोमल ही बनाती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चमेली रसोई में जाती है और सब्जी चखती है। क्या फीकी सब्जी बनाई है दीदी ने, ऐसा लग रहा है इसमें तो कुछ डाला ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोगों के साथ रहते रहते मैं भी इनकी तरह ही फीका ही खाना खाने लग जाऊंगी। चमेली अपने लिए अलग से अपने हिसाब से तीखा खाना बनाती है और वही खाती है। चमेली अपना अलग खाना बनाकर खाने बैठती है कि तभी सरला की पड़ोसन विमला आती है। अरे चमेली बहू, तूने आज अलग खाना क्यों बनाया है? सरला तो कह रही थी कि तुम्हारे घर में कोमल खाना बनाती है, फिर आज तूने क्यों बनाया? आज भी कोमल दीदी ने ही खाना बनाया है, वो तो बस मैंने अपने लिए अलग बनाया है। अरे सरला, तेरे घर का बंटवारा हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। विमला की आवाज सुनकर वहाँ कोमल और सरला दोनों आ जाते। क्या हुआ विमला तुझे? क्यों इतना गला फाड़ रही है? तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे घर का बंटवारा हो गया है? जैसी भी हो, लेकिन तेरी बड़ी बहू बहुत सही थी। पूरा घर अकेले ही संभाल रही थी और कभी भी उसने अलग होने को नहीं कहा। लेकिन तेरी छोटी बहू के आते ही वो अलग हो गई, अपने लिए अलग खाना बनाने लगी, तभी तो रसोई अलग हो गई ना। फिर तो तू क्यों अपना दिमाग चलाती है इतना?
तुझे पता है ना, जब तू ज्यादा दिमाग चलाती है तो वो तुझ पे ही भारी पड़ता है। और किसने कहा था तुझे कि मेरे घर का बंटवारा हो गया है? मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी बहू की करतूत मत छुपा। अब तो तेरी बहू खुद बता रही है कि कोमल ने अलग खाना बनाया है और चमेली ने अपने लिए अलग खाना बनाया है। अरे आंटी जी, अलग खाना इसलिए नहीं बनाया चमेली ने कि बंटवारा हो गया है। वो तो चमेली को ज्यादा ही तीखा खाती है जो हम नहीं खा पाते, बस इसीलिए उसने अपने लिए अलग बनाया है। क्या सला तेरी छोटी बहू तीखा खाने वाली है? ओ नहीं तो क्या, अगर हमने इतना तीखा खाया फिर तो हम तस्वीर में ही दिखेंगे ना। मैं तो समझी कि बंटवारा हो गया। इसलिए बोल रही थी तू अपना दिमाग कम चलाया कर, तुम मंदबुद्धि है, बस लोगों की परेशानी का मजाक बनाना जानती है। सरला की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोमल की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ करने लायक नहीं थी। देख चमेली बहू, तुझे पता है ना, कोमल बहू की अभी बहुत तबीयत खराब है, तो अब तुझे ही घर संभालना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मुझे पता है और आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से संभाल लूंगी। बहू, घर में रसोई भी आती है, जिसमें तू घुसती है तो बस वहाँ से आग ही निकलती है। इसलिए मेहरबानी करके कुछ दिन तो कम तीखा बनाइयो, जो हमारे गले से उतर जाए, बस इतनी मेहरबानी कर दे तू। सरला की बात चमेली मान लेती है और अब कम तीखा खाना बनाती है। लेकिन चमेली का कम तीखा बनाया हुआ खाना भी बाकी घर वालों के लिए बहुत ज्यादा तीखा था। बहू ये क्या, मैंने तुझे इतने प्यार से समझाया था कि तू तीखा खाना मत बनाया कर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? तू अपनी जेठानी को मारना ही चाहती है क्या? सबसे इतना सुनने के बाद अब चमेली बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं बनाती, बस पानी जैसा ही खाना बना देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चमेली का बीपी लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। चमेली को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर बेहोश होने का कारण बताते हैं। फिर कोमल और सरला चमेली को लेकर घर आते हैं। बहू ये क्या? अरे हम लोग तीखा नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी न खाए। मैंने तीखा कम खाने को कहा था, तो बिल्कुल ही फीका खाना बना कर ले आई। ना तो इसमें नमक है, ना तो इसमें मिर्च है। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे तीखा खाने की वजह से घर में आप सभी लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही अब अपनी आदत पर कंट्रोल करूंगी। हाँ तो कंट्रोल करती ना, लेकिन तुम तो पूरी ही बदल रही हो। तुम्हारा बीपी लो हो गया है क्योंकि तुमने नमक ना के बराबर दिया है। अब से मिर्ची मेरे हिसाब से होगी और नमक मसाले तुम्हारे हिसाब से। कोमल और सरला चमेली का बहुत साथ देते हैं, उसको अपनी आदत सुधारने में मदद भी करते हैं और धीरे धीरे चमेली यूं सुधर भी जाती है। रचित अपने पिता मोहन और माँ राधा के साथ रहा करता था। रचित काफी अमीर था, उसको कभी किसी चीज की भी कमी नहीं हुआ करती थी। उसका खुद का बिजनेस था, हालांकि उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अक्सर अकेला रहा करता। ऐसे ही एक दिन रचित देर रात को अपने घर आता है, जहाँ उसके पिता मोहन उसको इतनी देर रात को घर आते देखकर कहते हैं, रचित बेटा, आज तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? आज ऑफिस में काम ज्यादा था, बस इसलिए मुझे घर आने में देरी हो गई। बेटा रचित, तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो? कुछ नहीं डैड, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। पर रचित, खाना तो खा लो। मैं खा कर आया हूँ डैड, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रचित अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं मोहन बस अपनी बेटी को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद अब मोहन की पत्नी राधा मोहन के पास आती है और मोहन से कहती है, मोहन जी, मैं क्या सोच रही थी, रचित का बर्ताव काफी अजीब होता जा रहा है। मैं तो कहती हूँ रचित की शादी करवा दीजिए, क्या पता रचित की शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाए। पर राधा, क्या हमारा रचित शादी के लिए मानेगा? मोहन जी, रचित मेरी तो सुनता ही नहीं है। एक बार आप उससे बात कर देखना, क्या पता वो शादी के लिए मान जाए। मोहन की बात करने से रचित शादी के लिए मान जाएगा। बस यही सोचकर मोहन सुबह का इंतजार करने लगता है और अब सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे, तब मोहन अपने बेटे से शादी के बारे में बात करता है। बेटा, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हारी उम्र हो चली है, साथ ही साथ तुम्हारी माँ भी अब समय के साथ ढलती जा रही है। बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढी जाए। रचित अपने पिता का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर मोहन को जरा भी अच्छा नहीं लगता। जहां मोहन अपने बेटे की चिंता में था, तो वहीं रचित जब अपने ऑफिस जा रहा था, तब अचानक से उसकी कार के आगे एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिस वजह से रचित खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता। उसकी कार एक खाई में गिर जाती है
पर ये क्या, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी रचित की सांसें चल रही थी। रचित अपनी हल्की सी आंखें खोलता है तो जहाँ उसको खुद के सामने एक लड़की दिखाई पड़ती है। रचित उसको सही से देख नहीं पाता क्योंकि रचित काफी घायल था, पर रचित के पास वो खड़ी हुई लड़की अपने दोनों हाथों को 2-3 बार घुमाती है और अपने हाथों द्वारा नीले रंग की रोशनी निकालकर रचित के सीने में उस रोशनी का प्रवेश करती है, जिसके बाद वो लड़की रचित को हॉस्पिटल छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब जब उसको होश आता है तब रचित खुद को हॉस्पिटल में पाता है और खुद के सामने अपने पिता को देखकर रचित अपने पिता से बोलता है, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है और वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की बेटा? तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? वही जो मेरे पास खड़ी थी। बेटा मुझे तो पता नहीं कि तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है, और हमें तो ये भी नहीं पता है कि तुझे यहाँ कौन लेकर आया है। रचित और मोहन आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित की बातों का जवाब देते हुए कहती है, रचित जी, आपको यहाँ एक लड़की छोड़कर गई है। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या आपने उसकी आइडेंटिटी पूछी? हाँ, हमने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस फॉर्म पर अपना साइन किए और चली गई। हमने उससे काफी टाइम पूछने की कोशिश करी पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रचित बेटा, कौन थी वो जिसके बारे में तुम इतनी पूछताछ कर रहे हो? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, पर वो बहुत अजीब थी। मुझे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी। मैंने देखा था, बहुत अजीब थी। उसने अपने हाथों में कुछ किया था। रचित की ऐसी बातें सुनकर मोहन को लगता है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से रचित बहकी बातें कर रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब थोड़ी देर में रात होती है। देर रात वो लड़की दोबारा रचित के पास आती है और उसके पास बैठकर उसको निहारती रहती है। वो लड़की अब जैसे ही रचित के सर पर हाथ रखती है, वैसे ही रचित अपनी आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरे अंदर कोई नील रंग की रोशनी डाली थी? और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूँ। मैं हूँ AIH003। हमारे ग्रह पर यदि कोई मुसीबत में होता है तो हम उसको बचाते हैं। क्या AIH003? ये क्या होता है? और तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो जैसे तुम कोई दूसरे ग्रह यानी दूसरी दुनिया से आई हो? जी हाँ, मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। आपके शब्दों में कहें तो मैं दूसरी दुनिया की प्राणी हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम सच में एक एलियन हो? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी दुनिया में, मेरा मतलब कि अपने ग्रह पर होना चाहिए ना। मैं यहाँ अटक गई हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरा UFO ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से मैं अपने ग्रह पर वापस नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ फंस गई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेज दूंगा। बताओ मुझे तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर पेड़ लेने आई थी, पर मेरा एनियंसिएटर कहीं खो गया है और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। एक मिनट, कहीं तुम नीले हीरे की बात तो नहीं कर रही हो? नीला हीरा वो क्या होता है? मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हें नीले हीरे के पास ले जाऊंगा। उस नीले हीरे को देखकर तुम मुझे ये बताना, कहीं वही तो तुम्हारा एनियंसिएटर तो नहीं है? जी जरूर। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। साथ ही तुम्हारे नाम से सभी को साफ पता चल जाएगा कि तुम दूसरी दुनिया से आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम चेंज कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम नव्या है। अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम्हें अपना नाम नव्या ही बताना है, ठीक है? नव्या, ठीक है, मेरा नाम नव्या है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित के पास एक अनजान शख्स को बैठे देखकर उससे कहती है, रचित जी, यही वो लड़की है जिसने आपकी जान बचाई। जी हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहकर इनको यहाँ पर बुलवाया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कौन है ये आपकी? हमें माफ करना, पर हमें इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी ऐसे ही हॉस्पिटल में आकर हमारे पेशेंट से नहीं मिल सकता है। मैं नव्या, मेरा नाम नव्या है। आप इनकी क्या लगती है? मेरा नाम नव्या है, मेरी पहचान नव्या है और मैं इनका ख्याल रख रही हूँ तब तक जब तक मेरा एनियंसिएटर नहीं मिल जाता। क्या?
वो दरअसल ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए अब आप इनसे ज्यादा जांच पड़ताल मत कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नव्या की बात डॉक्टर के सर के ऊपर से जाती है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलती क्योंकि रचित ने उसको उसकी जांच पड़ताल करने से मना कर दिया था। अब यूं ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही रचित नव्या से प्यार करने लगता है, पर वो उसको अपने दिल की बात नहीं बताता। कहीं न कहीं नव्या भी अब उससे प्यार करने लगी थी। ठीक होने के बाद रचित उसको अपने लैब में लेकर जाता है, जहां वो उसे नीले हरे उर्फ अनियन सीटर को देखकर बोलती है, हाँ, यही है मेरा अनियन सीटर। मैं उससे ही अपने ग्रह पर जाऊंगी, पर मैं अपने ग्रह पर नहीं जाना चाहती हूँ, पर क्यों नव्या? क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नव्या की बात सुनकर रचित उसे गले से लगा लेता है और उसको बोलता है, नव्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम दूसरी दुनिया की हो। भला तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो? रह सकती हूँ। मैं अपने ग्रह पर वापस जाकर धरती पर रहने के लिए सर्टिफिकेट बनवा कर मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हारे पास आ सकती हूँ, पर मैं तभी यहाँ पर आ सकूंगी जब तुम मेरा इंतजार करोगे, और मुझे पाने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे सारी शर्त मंजूर है। अब क्या था, नव्या अपने अनियन सीटर को दबाती है और थोड़ी देर बाद उसका यूएफओ आ जाता है और नव्या अपने ग्रह पर चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब नव्या दोबारा धरती पर आती है, जिसके बाद रचित नव्या से शादी करने के लिए कोर्ट में जाता है, जहां वो उसको शादी के जोड़ी में देखकर उससे बोलता है, लो आ गई मेरी दूसरी दुनिया की दुल्हनिया। सावित्री की बेटी नेहा को लड़के वाले देखकर जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ सुनकर सावित्री के मानो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा था। वो घर को सेट करते हुए अपने पति रमेश से ये बातें कर रही थी, जिस पर रमेश कहता है, अरे रुक जाओ भाग्यवान, अभी तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, होने वाला है। इसलिए जब तक रोका ना हो जाए तब तक इस रिश्ते की बात किसी से मत करना। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सबको पता ही तो चल जाएगा। आप भी कैसी बातें करते हैं जी? लड़के वालों ने हमारी लड़की को देखकर हाँ कर दी है और हमारी तरफ से भी तो हाँ है, तो इसे रिश्ता पक्का होना नहीं बोलते तो किसे बोलते हैं? सावित्री, तू समझ नहीं रही है। अभी सिर्फ लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ। वो लोग इतने बड़े घर के हैं, पता नहीं उनका मुंह कितना बड़ा होगा। क्या पता हम दहेज दे ही ना पाए, क्या पता कुंडली ही ना मिले, तो फिर रिश्ता कैंसिल करना पड़ेगा ना। इसलिए अभी से इस खुशी पर काबू कर ले। आपकी मेरी इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप कभी अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलत ही बोलते हैं और गलत ही सोचते हैं। एक बार ठीक से रोका हो जाए फिर आपको अपने आप ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस एक बार लड़के वालों की तरफ से रोके की डेट फाइनल हो जाए। सावित्री और रमेश की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी ज्योति की बड़ी बहन कीर्ति सुन लेती है, जिसे सुनकर कीर्ति भागते हुए घर के अंदर आती है और अपनी माँ को कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन का रोका होने वाला है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चल रहा है। अब तुम्हें पता चल गया कि हमारे जीवन में तुम्हारी क्या जगह है। आगे से हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सावित्री, तुम ये क्या कह रही हो? कीर्ति हमारे घर की बड़ी बेटी है, उसे हक है जानने का कि उसकी छोटी बहन का रोका कहाँ और किसके साथ हो रहा है। आखिर कब तक तुम इससे नाराज रहोगी? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ, मिट्टी पाओ ना यार। जो हुआ उसे आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैं आपकी और अपनी वो बेइज्जती, लोगों के वो ताने कभी नहीं भूल सकती जो शादी के मंडप पर इसके किसी और के साथ भाग जाने पर हमें सुनने को मिले थे। वो टाइम इस माँ बाप बहन का प्यार याद नहीं आया था इसे। आखिर में इसके ससुराल वालों ने भी इसे नहीं अपनाया और फेंक दिया हमारे सर। सावित्री, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं है, सगी बेटी है। अब तो उस लड़के का ताना मत मारो इसको, वो बेचारा इस दुनिया में ही नहीं है, तुम भी ना। रमेश इतना कहकर कीर्ति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है, जहां कीर्ति रमेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहीं खड़ी उसकी छोटी बहन ज्योति कहती है, क्या हुआ पिताजी?
दीदी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? कहीं आज फिर तो माँ ने अपने कड़वे शब्दों की बरसात तो नहीं कर दी दीदी पर? हाँ बेटी, वही बात है। उसके सिवा तेरी बहन को कहाँ किसी बात पर रोना आता है। वो तो फालतू की बातों पर इतना महंगा मेकअप खराब तो न करेगी। दोबारा मेकअप करना पड़ेगा बेचारी को, और कुछ नहीं। आप दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे रोने भी नहीं देते हो, इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन बना देते हो। दीदी लेकिन रोना ही क्यों है? आपकी बहन का रोका होने जा रहा है कुछ दिनों में, और आप हैं कि तैयारियां करने की जगह यहाँ बैठकर रोना गाना मचा रही हो। सही बोला ज्योति ने एकदम। तुम अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। अरे मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर उसकी नजरों से देखा जाए तो तुम्हारी माँ का नाराज होना भी अपनी जगह सही है। अब तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं तुम्हारी माँ का मूड चेक करके आता हूँ। रमेश इतना कहकर कमरे से चला जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। समय बीतता है। समय के साथ ज्योति के रोके की डेट फाइनल हो जाती है और सभी लोग रोके की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। तभी एक दिन लड़का अमित और उसकी माँ सुलोचना हाथों में लहंगा लेकर उनके घर आती हैं और सावित्री के हाथों में लहंगे का थाल रखते हुए कहती हैं, समधन जी, ये लहंगा हमारी होने वाली बहू के लिए है। हमारे घर का रिवाज है कि रोके वाले दिन लड़की के ससुराल से जो कपड़े आते हैं वही लड़की पहनती है, तो हम चाहते हैं कि ज्योति यही लहंगा पहने। लेकिन आंटी जी, मैंने तो कोई ऐसा रिवाज नहीं सुना है। अभी तो सिर्फ रोका ही होगा, कोई शादी नहीं जो आप इतना महंगा और भारी लहंगा लाई हैं। और वैसे भी हमने ज्योति के लिए कपड़े ले लिए हैं रोके में पहनने के लिए। कीर्ति, तू ये क्या कर रही है? वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, चुप हो जा, माफी मांग सबसे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। इनके घमंड से साफ पता चल रहा है कि ये कितना भारी लहंगा रोके के लिए इसलिए लाई हैं ताकि हमारी बेइज्जती कर सके और अपना घमंड दिखा सकें। सावित्री, ये लड़की कौन है? जब हम आपकी लड़की ज्योति को देखने आए थे तब तो ये लड़की नहीं थी। सुलोचना जी, ये मेरी बड़ी बेटी कीर्ति है। उस टाइम ये अपने ससुराल में थी इसलिए आ नहीं पाई थी। आप चिंता मत करिए, आप जैसा चाहती हैं रोका वैसा ही होगा। सावित्री की बात सुनकर सुलोचना अपने लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उनसे कुछ दूर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। तभी सावित्री जोर से कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर तुझे इस शादी में शामिल होना है तो अपना मुंह बंद करके रहियो, वरना चुपचाप अपना सामान बांध और निकल जा यहाँ से। मिलने के बहाने आकर यहीं बस गई है। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अभी घर छोड़कर चली जाती हूँ। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो अपनी माँ की आदत जानती हो ना, उसके बाद भी तुम ऐसा करने की सोच रही हो। हाँ दीदी, पिताजी सही कह रहे हैं, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दो। सबके मना करने के बाद भी कीर्ति किसी की नहीं सुनती और अपना सामान पैक करके अपनी बहन के रोके से पहले ही घर छोड़कर चली जाती है। समय बीतता है और रोके की डेट और पास आ जाती है। तभी एक दिन कीर्ति मार्केट में कुछ सामान ले रही थी और उसकी नजर एक गाड़ी में जाती है, जिसमें एक लड़का और लड़की शादीशुदा औरत बैठी हुई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ कीर्ति की छोटी बहन का रोका होना था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी बहन का रोका होने वाला है। लेकिन ये औरत कौन है इसके साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। मुझे जाकर एक बार पता करना चाहिए। मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। कीर्ति इतना कहकर जब तक उस लड़के के पास जाने की सोचती है, तब तक वो लड़का उस औरत को मार्केट में उतार कर वहाँ से चला जाता है। कीर्ति उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाती है और उससे कहती है, माफ करिएगा, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए, क्या पूछना है आपको? लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन है? जानती तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन अभी आप जिसकी गाड़ी में बैठी हुई थी उस आदमी से आपका क्या रिश्ता है? क्या मैं जान सकती हूँ? वो तो मेरे पति हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? और आप उनके बारे में इतना पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। एक शादी करके दूसरी शादी मेरी बहन के साथ करना चाहता है। उसे तो मैं अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2 दिन बाद इस एड्रेस पर तुम्हारे पति का रोका होने जा रहा है मेरी बहन के साथ। खुद आकर अपनी आंखों से देख लो। वो आदमी एक टाइम पर 2 लोगों को चीट कर रहा है।
कीर्ति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोके वाले दिन घर पहुंचकर सिर्फ उस रात का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे रोके का टाइम पास आता जाता है, वैसे वैसे उसकी चिंता और बढ़ती जाती है। ज्योति के ससुराल वाले रोके का सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं। सुलोचना जैसे ही अपने घर की चुनरी ज्योति को उड़ाने लगती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और चुनरी उसके हाथों से छीनकर दूर फेंकते हुए कहती है, मेरी बहन का रोका तुम्हारे धोखेबाज लड़के के साथ नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। धोखा? कैसा धोखा? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, तुमने अपनी बहन का रोका क्यों रोका? कीर्ति के पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी वो औरत जिसे कीर्ति ने बुलाया था वो वहाँ आती है और सभी को सारी सच्चाई बताती है। वो उसकी पहली पत्नी है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सारी बातें सामने आने पर सावित्री उन लोगों को फ्रॉड के इल्जाम में जेल भेजती है और कीर्ति अपनी बहन का रोका गलत आदमी के साथ होने से बचाने के लिए सब उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी गलती के लिए उसे माफ करके गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपके शहर में या आपके अनुसार इस रोके की रस्म को और किस शहर में किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके बताना और आपके इंटरेस्टिंग जवाब आपको दिलाएंगे मौका हमारी अगली कहानी के मुख्य किरदार का नाम पाने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।